तो लेफ्ट साइड में 1 and 2 प्रायोरिटी, राइट साइड में 1 and 2 प्रायोरिटी, ऐसा बोल दिया। अगर 3 ग्रुप होता तो 1 2 3 प्रायोरिटी, अगर 4 ग्रुप होता तो 1 2 3 4 प्रायोरिटी। जैसे अगर एक कायरल सेंटर है तो कायरल सेंटर का मतलब है कि इस कार्बन के ऊपर टोटल 4 ग्रुप्स होने चाहिए। अगर टोटल 4 ग्रुप्स हैं तो इसका मतलब हम लोग प्रायोरिटी वाले पार्ट में इन चारों ग्रुप्स की प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं। तो हम लोग जब भी नोमेनक्लेचर में एक टर्म यूज करते हैं आर एस, तो हम लोग एक कायरल सेंटर वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि इस कायरल सेंटर पे आर नोमेनक्लेचर है या आर कॉन्फ़िगरेशन है, या इस कायरल सेंटर पे इस कॉन्फ़िगरेशन है। और वो आर एस कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करने के लिए या डिफाइन करने के लिए हम लोगों को पहले इससे अटैच्ड चारों जो ग्रुप्स होंगे उन चारों ग्रुप्स की प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी सीआईपी रूल के बेसिस पे। फिर उसके बाद कुछ कुछ और रूल्स हैं जिसको हम लोग जस्ट अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ये सीआईपी रूल वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। तो नॉर्मली जो सबसे पहला पॉइंट लिखाया उसका मतलब ये है ऑफ द गिवन ग्रुप्स, मतलब कायरल सेंटर है तो 4 ग्रुप्स हो जाएंगे। ठीक है, ग्रुप्स का मतलब एटम की बात नहीं कर रहे, पूरा का पूरा ग्रुप। जैसे COH है तो पूरा ग्रुप हो जाएगा। तो ऑफ द गिवन ग्रुप्स कायरल सेंटर के केस में 4 चीजें। और अगर मान लो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वाला पार्ट था तो एक कार्बन पे 2 ग्रुप। ठीक है, तो ऑफ द गिवन ग्रुप्स कंसीडर द फर्स्ट बॉन्डेड एटम, और उनके फर्स्ट बॉन्डेड एटम, जैसे चारों ग्रुप हैं तो पहले का फर्स्ट बॉन्डेड एटम, दूसरे वाले ग्रुप का फर्स्ट बॉन्डेड एटम, तीसरे का फर्स्ट बॉन्डेड एटम, चौथे का फर्स्ट बॉन्डेड एटम। फर्स्ट बॉन्डेड एटम का मतलब ये हो गया कि हम लोगों का जो कायरल सेंटर वाले कार्बन से अटैच्ड पहला एटम है वो फर्स्ट बॉन्डेड एटम कहला गया। कायरल सेंटर से अटैच्ड दूसरे ग्रुप का पहला बॉन्डेड एटम है वो भी फर्स्ट बॉन्डेड एटम कहला गया। सिमिलर टाइप से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में जिन दोनों कार्बन के लॉन्ग ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हुआ था उस कार्बन पे जो दोनों ग्रुप्स थे तो कार्बन से अटैच्ड एक गिवन ग्रुप का पहला एटम फर्स्ट बॉन्डेड एटम कहलाएगा। जैसे मान लो ऐसा है कि अगर हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर दे रखे कार्बन से अटैच्ड फ्लोरीन HOH, और मान लेते हैं कि हम लोग CH3 की बात करते हैं, तो इस कायरल सेंटर से जो हम लोग का अटैच्ड हाइड्रोजन है तो इसमें इस ग्रुप में तो एक ही एटम है। अगर एक एटम है तो यही फर्स्ट बॉन्डेड एटम हो जाएगा। फ्लोरीन वाले पार्ट में भी एक ही एटम है, यही फर्स्ट बॉन्डेड एटम हो जाएगा। जो OH ग्रुप है इसमें पहला एटम जो इस कायरल सेंटर से अटैच्ड है वो ऑक्सीजन है, ना कि H है। तो हम लोग कंपैरिजन करने के लिए पहले ऑक्सीजन को देखेंगे, बोलेंगे हम लोग OH ग्रुप कि OH ग्रुप का प्रायोरिटी ऐसा है, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए हम लोग फर्स्ट बॉन्डेड एटम ऑक्सीजन देखेंगे। सिमिलर टाइप से इस CH3 ग्रुप में जो एटम ऑक्सीजन से सॉरी कार्बन से अटैच्ड है या कायरल सेंटर से वो कार्बन है बेसिकली। तो कंपैरिजन करने के लिए फर्स्ट बॉन्डेड एटम हम लोग इस कार्बन को लेंगे, बोलेंगे हम लोग ग्रुप CH3, लेकिन हम लोग कंसिडरेशन में पहला बॉन्डेड एटम कार्बन को कंसिडर करते हुए काम करेंगे। ठीक है, सिमिलर टाइप से मान लो डबल बॉन्ड होता है तो यहाँ पे COH हो गया, मान लेते CHO हो गया। तो पूरे ग्रुप में जो कार्बन है वो पहला बॉन्डेड एटम है इस डबल बॉन्ड के कार्बन से, तो हमको कंपैरिजन करने के लिए इस कार्बन को यूज करना है जिसको ब्लू से मार्क कर रहा है। बट प्रायोरिटी हम लोग हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप को बोलेंगे, मतलब COH का प्रायोरिटी ऐसा है, लेकिन हम लोग कंपैरिजन करते वक्त हमेशा पहले एटम को पहले देखेंगे। ठीक है, तो उसके आगे फिर रूल्स पे जाते हैं। जैसे मेंशन किया जो ग्रुप्स हम लोग लेंगे उस ग्रुप्स में जो फर्स्ट बॉन्डेड एटम है उसमें जिस जिस ग्रुप के फर्स्ट बॉन्डेड एटम का प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होगा, सॉरी एटॉमिक नंबर सबसे हाईएस्ट होगा, तो उसको सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी देना है। हाईएस्ट प्रायोरिटी का मतलब 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, और सबसे लास्ट में नॉर्मली 4 ले सकते हैं। तो फर्स्ट बॉन्डेड एटम के एटॉमिक नंबर को देखो और वो एटॉमिक नंबर वाले पार्ट में जिसका एटॉमिक नंबर सबसे हाईएस्ट है उसके बेसिस पे कंपैरिजन करो। फिर उसके बाद इफ द फर्स्ट बॉन्डेड एटम्स आर सेम, तो क्या करें, तो पहला बॉन्डेड एटम छोड़ के सेकंड बॉन्डेड एटम पे जाओ और सेकंड बॉन्डेड एटम्स के एटॉमिक नंबर के बेसिस पे दूसरे ग्रुप के सेकंड बॉन्डेड एटम के एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कंपैरिजन करना है। मतलब अगर पहले एटम से काम नहीं हो पा रहा, पहला एटम सेम दिख रहा है तो उसको छोड़ के सेकंड वाले पार्ट पे जाएंगे, सेकंड वाला सेम दिख रहा है तो उसको छोड़ के थर्ड वाले पार्ट पे जाएंगे। जब तक सेम दिखेगा तब तक छोड़ेंगे, जहां से डिफरेंस पहली बार दिखेगा उस पॉइंट के बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि सेम टाइप के ग्रुप का इफेक्ट सेम टाइप का होगा। तो जहां तक का पार्ट सेम है उसको कंसिडर मत करो, जहां से डिफरेंस दिखाई दिया एग्जैक्टली बस उस पॉइंट के बेसिस पे हम लोग कंपैरिजन करते हुए काम करेंगे, जो कि एक्चुअल में थर्ड पॉइंट में दे रखा है।
If the second atoms are also same, they consider the third atom and so on till the first point of difference. First point of difference का मतलब अभी एक्सप्लेन किया कि कंपैरिजन करते वक्त हमेशा हम लोग उस पॉइंट को कंसिडर करेंगे जहां से डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जहां तक का पार्ट सेम दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, जहां से डिफरेंस दिखना शुरू हो गया केवल उस पॉइंट को ले लो और अपना काम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है इन केस ऑफ आइसोटोप मोल, हम लोग एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, तो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम है तो मास नंबर ले लेंगे, जिसका मास नंबर ज्यादा उसका प्रायोरिटी ज्यादा। फिर उसके बाद इन केस ऑफ अनसैचुरेशन, मतलब अगर जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप बोला था COH, तो अगर COH है तो इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड OH है। तो इस तरह के केस में जहां पे एक अनसैचुरेशन है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, इस तरह के केस में हम लोग आराम से इसका एक अनरियल स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले, जिसको सूडो स्ट्रक्चर, जैसे फिजिक्स में पढ़ा होगा सूडो फोर्स, मतलब अनरियल एक फोर्स है जिसको हम लोग कैलकुलेशन आसान करने के लिए यूज करते हैं। तो उसी तरह का एक सूडो स्ट्रक्चर हम लोग बनाने के बाद फिर गिवन ग्रुप से कंपैरिजन करेंगे। और कैसे बनाएंगे उस चीज पाएंगे अभी एग्जांपल में। और उसके बाद एक पॉइंट है, लोन पेयर को हमेशा सबसे लीस्ट प्रायोरिटी प्रोवाइड किया जाता है। तो पूरे स्ट्रक्चर्स में लोन पेयर हमेशा सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी पे आएगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो जैसे मान लो एग्जांपल की बात करते हैं, मान लो सबसे पहला केस दे रखा, जैसे कायरल सेंटर पे 4 ग्रुप्स हैं, तो H हो गया, फ्लोरीन हो गया, या फिर मान लो क्लोरीन हो गया और ब्रोमीन हो गया। अब पूछा इन चारों ग्रुप्स का प्रायोरिटी डिसाइड करो। तो सबसे पहला काम, जैसे फ्री बॉन्ड जो दे रखा, फ्री लाइन का मतलब है कायरल सेंटर से अटैच्ड एटम है, ऐसा बोलते हुए चल रहे हैं। तो मान लो कार्बन इस पे H है, क्लोरीन है, Cl है और ब्रोमीन है। ये चारों ग्रुप्स का प्रायोरिटी डिसाइड करना है। तो इन ग्रुप्स को अलग से मेंशन कर लिया, H, क्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन एटम के ग्रुप में एक ही एटम था, हाइड्रोजन अपना फर्स्ट बॉन्डेड एटम हो गया, एटॉमिक नंबर 1 है। क्लोरीन वाला पार्ट सेकंड बॉन्डेड एटम हो गया, एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर और हाइयर हो जाएगा, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे हाईएस्ट है। तो इस कार्बन से अटैच्ड इन 4 ग्रुप्स में हम लोग जब फर्स्ट बॉन्डेड एटम को कंसिडर किया तो ये अपना काम हो गया, जिसमें ब्रोमीन सबसे हम लोग हाईएस्ट एटॉमिक नंबर का पार्ट रखे थे। तो एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होने की वजह से हम लोग आराम से हाईएस्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं। फिर क्लोरीन ग्रुप को सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी, क्लोरीन वाले पार्ट को थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी, और जो हाइड्रोजन वाला पार्ट था ये सबसे लीस्ट प्रायोरिटी में जाएगा, मतलब फोर्थ प्रायोरिटी इसको मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस कायरल सेंटर से अटैच्ड जो भी ग्रुप्स थे उसके फर्स्ट बॉन्डेड एटम को देखा, और एक्चुअल में ग्रुप में एक ही एटम था, तो फर्स्ट बॉन्डेड एटम बोलो या वही एटम बोलो दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट बॉन्डेड एटम को देखा और उसके बाद मालूम पड़ा कि एटॉमिक नंबर के बेसिस अपना काम हो जा रहा है, तो हम लोग आराम से प्रायोरिटी डिसाइड कर पाए। मान लो अगर ऐसा होता कि कायरल सेंटर के साथ CH3 अटैच था, कायरल सेंटर के साथ NH2 अटैच था, कायरल सेंटर पे OH अटैच था और कायरल सेंटर पे फ्लोरीन अटैच था, और बोला इन चारों ग्रुप का प्रायोरिटी डिसाइड करो। मतलब ऊपर वाले मॉलिक्यूल में H, F, Cl और Br की जगह पे CH3, NH2, OH एंड F है। अगर इधर प्रायोरिटी डिसाइड करना है तो पहले फर्स्ट बॉन्डेड एटम देखेंगे। तो पूरे ग्रुप में क्या उससे मतलब नहीं है, बट फर्स्ट बॉन्डेड एटम जैसे CH3 अगर लेके चलते हैं तो ये फ्री वैलेंसी जो है ये कायरल सेंटर से अटैच्ड है, मतलब फर्स्ट बॉन्डेड एटम अपना कार्बन हो जाएगा पहले वाले केस में। तो पहले वाले केस में तो कार्बन हो गया। दूसरे वाले केस में हम लोग आराम से नाइट्रोजन को लेके चल सकते हैं। थर्ड वाले केस में फर्स्ट बॉन्डेड एटम ऑक्सीजन है और फोर्थ वाले केस में क्लोरीन है। तो इन चारों में हम लोगों का सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर फर्स्ट बॉन्डेड एटम का अगर देखना हो तो इस केस में क्लोरीन वाला पार्ट सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, मतलब सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी। OH वाला पार्ट सेकंड हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी। फिर उसके बाद NH2 में नाइट्रोजन का थर्ड हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, थर्ड प्रायोरिटी। और CH3 वाले पार्ट को हम लोग आराम से फोर्थ प्रायोरिटी पे रखते हुए चल सकते हैं। मतलब कार्बन के लोएस्ट एटॉमिक नंबर होने की वजह से वो पूरा जो CH3 ग्रुप था उसको हम लोग लोएस्ट प्रायोरिटी पे डाल दिए। ये दोनों एग्जांपल्स में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, तो फिर और एग्जांपल्स पे बढ़ेंगे, और डाउट नहीं है तो नोट कर लो।
चलो डाउट नहीं है तो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं थोड़ा। मान लो अगर ये एग्जांपल दे रखा CH3 CH, सॉरी एक सेकेंड, ऐसा लिख लेते हैं C2H5 C3H7 और क्लोरीन। मान लो ये चार ग्रुप लेके चलते हैं। चलो भाई ध्यान दो सब लोग। जैसे अब अलग अलग ग्रुप दे रखे C3H7, हाँ ठीक है। तो पहले तो फर्स्ट बॉन्डेड एटम देखना है। तो अभी तो हम लोग इलेबोरेट कर रहे हैं इस चीज को, बट इतना तुम लोग खुद से इमेजिन कर लो, मेरे हिसाब से इतना दिमाग काम करता है सबका। तो पहले वाले केस में जैसे कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन्स है, दूसरे वाले केस में कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन्स हैं और उसके अलावा दूसरे कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन्स है। थर्ड वाले केस को अगर कंसिडर करें तो कार्बन 3 दे रखा, उसके अलावा पहले पे 2 हाइड्रोजन, दूसरे पे 2 हाइड्रोजन और तीसरे वाले पार्ट पे 3 हाइड्रोजन होंगे, और चौथे वाले केस में क्लोरीन दे रखा। तो पहला काम फर्स्ट बॉन्डेड एटम देखना है। हाँ भाई ऋषभ बताओ क्या आंसर होना चाहिए एटॉमिक ये प्रायोरिटी में सबसे पहला। ऋषभ, क्लोरीन। क्लोरीन सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। चलो ठीक है, तो एक तो मालूम पड़ गया क्लोरीन वाला पार्ट सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा। मान लो उसके बाद का कंपैरिजन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अपने को समझाना है। तो जैसे पहला एटम, पहले वाले केस में कार्बन है, दूसरे में भी कार्बन है, तीसरे में भी कार्बन है। तो अगर पहला एटम सेम है तो उससे तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो अब सेकंड बॉन्डेड एटम पे जाएंगे। तो जैसे सेकंड बॉन्डेड एटम्स का मतलब क्या है इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो ये रेड वाला बॉन्ड है उसको हम छोड़ देते हैं। सेकंड बॉन्डेड एटम्स का मतलब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो ब्लू बॉन्ड मेंशन किया, एक सॉरी, हाँ, ये जो ब्लू वाला बॉन्ड मेंशन किया है, जैसे फर्स्ट बॉन्डेड एटम कार्बन का बॉन्ड था। अब उस कार्बन से अटैच्ड मतलब फर्स्ट बॉन्डेड एटम से अटैच्ड जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो अपने पहले वाले इनिशियल कायरल सेंटर के रिस्पेक्ट में सेकंड बॉन्ड कहलाएगा। मतलब अगर यहाँ पे कायरल सेंटर है तो इसका पहला एटम तो कार्बन हो गया, मतलब पहला बॉन्ड कार्बन के साथ है। अब कार्बन पे जो भी ग्रुप्स होंगे, ये वाला पार्ट कार्बन के लिए पहला एटम है या फिर पहला बॉन्ड है, लेकिन इस कायरल सेंटर के लिए तो हम लोग सेकंड बॉन्ड कंसिडर करते हुए चल रहा है। ये जो ब्लू बॉन्ड मेंशन किया, दूसरे में ब्लू बॉन्ड, थर्ड में भी ब्लू बॉन्ड, ये अपना सेकंड बॉन्डेड एटम हुआ। तो इसका मतलब सेकंड बॉन्डेड एटम इन तीनों के तीनों हम लोग हाइड्रोजन को कंसिडर कर सकते हैं। तो दूसरे वाले केस को अगर लेके चले, मतलब सेकंड स्ट्रक्चर को लेके चले, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, ये अपना सेकंड बॉन्डेड एटम बन गया। और अगर थर्ड स्ट्रक्चर को लेके चले तो हाइड्रोजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो इस केस में जैसे कंपैरिजन करते वक्त हमेशा हम लोग एक रिलेटिव कंपैरिजन करेंगे ताकि आसानी से काम हो जाए। बहुत रिगोरस टाइप के हम लोग को सवाल इसमें नहीं करने होते हैं। तो इसमें जैसे ये चीज मेंशन किया था, सेकंड बॉन्डेड एटम्स पे जो भी एटम्स होंगे उनके सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाले पार्ट को दूसरे वाले पार्ट से कंपैरिजन करने के लिए यूज करना होगा। तो जैसे एक चीज देख के मालूम पड़ रहा है कि सेकंड बॉन्डेड एटम में तो तीनों ही हाइड्रोजन है। अब तीनों हाइड्रोजन में तो तीनों सेम है, तो बेसिकली यहाँ पे से हम लोग हाइड्रोजन को कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा बोलते हुए काम कर रहे हैं। जबकि अगर हम लोग दूसरे वाले केस को लेके चले तो दूसरे वाले केस में हम लोग के पास 2 हाइड्रोजन हैं लेकिन एक कार्बन भी है। मतलब सेकंड बॉन्डेड एटम में एक कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर सबसे हाईएस्ट है। तो सेकंड वाले साइड से हम लोग कार्बन को कंसिडर कर सकते हैं कंपैरिजन करने के लिए। मतलब सेकंड ग्रुप के सेकंड बॉन्डेड एटम वाले पार्ट में हम लोग कार्बन को यूज कर रहे हैं कंपैरिजन करने के लिए। थर्ड वाले केस को लेके चले तो इधर भी 2 हाइड्रोजन हैं और एक कार्बन है सेकंड बॉन्डेड एटम पे। तो इसमें भी सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर कार्बन ही है, तो थर्ड के भी कार्बन को ही लेना पड़ेगा। तो जैसे एक चीज तो है कि फर्स्ट में हाइड्रोजन था, सेकंड थर्ड में कार्बन था, तो सेकंड थर्ड में कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी भी सेम ही एटम है। पहला बॉन्डेड एटम सेम था, सेकंड बॉन्डेड एटम भी सेम ही निकल के आया। तो ऐसा हो सकता था जैसे मान लो कार्बन तो हम लोग का सेम होता, बट कार्बन के बाद जो दूसरे एटम्स थे थोड़े लोएस्ट एटॉमिक नंबर वाला, अगर वो डिफरेंट होता तो उससे भी काम चल जाता। लेकिन सेकंड बॉन्डेड एटम में सेकंड नंबर ग्रुप और थर्ड नंबर ग्रुप में 2 हाइड्रोजन है, थर्ड में भी 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, थर्ड में भी एक कार्बन है, तो सेम ही दिख रहा है, कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा सेकंड बॉन्डेड एटम्स तक। केवल पहले स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिख रहा है। हाइड्रोजन में, कार्बन में और कार्बन में कार्बन का एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होता है। तो अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होता है तो इसका मतलब ये जो H है वो प्रायोरिटी में थोड़ा पीछे चला गया
तो इसको हम लोग सबसे लास्ट में रख सकते हैं। तो पहला तो क्लोरीन था और सेकंड थर्ड मालूम पड़ गया कि फर्स्ट से हाइयर है, इसका मतलब इसको फोर्थ नंबर पे डाल सकते हैं। अब सेकंड थर्ड को कंपेयर करते हैं। तो सेकंड थर्ड में जब कंपैरिजन किए तो हम लोग का सेकंड बॉन्डेड एटम भी सेम था, इसको और नीचे मेंशन कर रहा है। कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, फिर एक कार्बन, फिर इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है। दूसरे स्ट्रक्चर में 3 कार्बन है, पहले पे 2 हाइड्रोजन, दूसरे पे 2 हाइड्रोजन और तीसरे पे 3 हाइड्रोजन। तो पहला बॉन्डेड एटम सेम था, सेकंड बॉन्डेड एटम्स ये तीनों के तीनों पार्ट एग्जैक्टली सेम थे, कोई डिफरेंस नहीं आया। तो हम लोग थर्ड बॉन्डेड एटम पे गए। अब थर्ड बॉन्डेड एटम का मतलब है जो अपना कायरल सेंटर वाला पार्ट था उससे अटैच्ड ये जो मार्क किए एटम को या बॉन्ड को, ये पहला बॉन्ड हो गया। और इस एटम से अटैच्ड जो भी बॉन्ड्स है उनको रेड से मार्क कर दे रहे हैं। ये सारे के सारे सेकंड बॉन्डेड एटम्स बन गए। और इन सेकंड बॉन्डेड एटम से जो भी बॉन्ड्स अटैच्ड होंगे वो सारे के सारे हम लोग के थर्ड बॉन्डेड एटम्स कहला जाएंगे। तो जैसे हम लोग कंपैरिजन जब करना शुरू करेंगे तो पहले पहला एटम देखो, काम नहीं हुआ तो दूसरे सारे एटम्स देखो, उनसे काम नहीं हुआ तो तीसरे वाले पार्ट में सारे एटम्स देखो। ऐसा कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर को फिर से मेंशन कर रहे हैं हम थोड़ा क्लियर डायग्राम बनाने के लिए। पहले वाले पार्ट में 2 कार्बन थे, पहले पे 2 हाइड्रोजन, दूसरे पे 3 हाइड्रोजन। दूसरे वाले पार्ट में 3 कार्बन थे, पहले पे 2 हाइड्रोजन, दूसरे पे 2 हाइड्रोजन और थर्ड पे 3 हाइड्रोजन। तो पहला एटम सेम था, दूसरे एटम्स भी सेम थे, तो थर्ड एटम पे गए। तो थर्ड एटम में हम लोगों को हाइड्रोजन मिल रहा, हाइड्रोजन मिल रहा और हाइड्रोजन मिल रहा। तो थर्ड एटम पे कंपैरिजन के लिए H को यूज करेंगे। और दूसरे वाले ग्रुप के भी थर्ड एटम में हम लोग को हाइड्रोजन तो मिल रहा 2, लेकिन एक कार्बन मिल रहा। तो थर्ड एटम में हम लोग के पास कार्बन सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ से कार्बन को यूज करेंगे। हाइड्रोजन कार्बन में ज्यादा एटॉमिक नंबर कार्बन का होगा, तो ये हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी पे आराम से रख सकते हैं। मतलब हम लोग का जो C3H7 है ये हायर प्रायोरिटी पे आया, तो क्लोरीन के बाद सेकंड प्रायोरिटी C2H5 वाला पार्ट, थर्ड प्रायोरिटी आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। अब इसमें इतना डिटेल्ड स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, करना क्या है उस चीज को मेंशन करते हैं। पहले वाले केस में CH3 दिया था तो उसको CH2H लिख दिया। दूसरे वाले केस में C2H5 है तो CH2 के साथ CH3 ले लेते हैं। थर्ड वाले केस में या फिर CH3 के साथ भी ऐसा कर सकते हैं हम लोग। CH2 दिया, इसके बाद फिर से CH2H कर देते हैं। थर्ड वाले केस में CH2 CH2 CH2H कर देते हैं। तो कंपैरिजन करना ज्यादा आसान होगा। जैसे अगर ढंग से देखो तो CH2 पहले में दिख रहा, दूसरे में दिख रहा, तीसरे में दिख रहा, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है पहले दूसरे तीसरे में। लेकिन इसके आगे जाने पे इधर हाइड्रोजन है, जबकि दूसरे में कार्बन है, तीसरे में भी कार्बन है। तो जो अपना फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो कार्बन तो नहीं है, लेकिन आगे का हाइड्रोजन वाला पार्ट दिख रहा। तो हाइड्रोजन पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में कार्बन, तीसरे वाले केस में कार्बन, सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर कार्बन का होगा, तो हम लोग इस हाइड्रोजन को सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी दे सकते थे। फिर जब हम लोग सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इन दोनों में पहले CH2, दूसरे में भी CH2, फिर वापस से CH2, दूसरे में वापस से CH2। मतलब यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ से दिख रहा है, तो जो रेड लाइन है उसके आगे से तुम लोग को डिफरेंस दिख रहा है। सेकंड में रेड लाइन के आगे H है, जबकि दूसरे वाले केस में कार्बन है। हायर एटॉमिक नंबर किसका, कार्बन का, तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी हो जाएगा। और फिर यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी मेंशन कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उसका बेसिक मतलब यही है कि कहाँ तक का पार्ट सेम है और डिफरेंस कहाँ से एग्जैक्टली क्रिएट हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग आराम से कंपैरिजन करते हुए काम कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा डायग्राम छाप लो। और किसी को कोई अगर डाउट है तो पूछ सकता है। कितने लोग आधा घंटा और झेल पाने की कंडीशन में है, अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। मतलब आधा घंटा का टाइम है अपने पास, ये टॉपिक हम लोग चाहे तो कंप्लीट कर सकते हैं। कितने लोग झेल पाने की कंडीशन में है। आर्यमन झेल लेगा, ऋषभ झेल लेगा, वैभव झेल लेगा। अगर 20 लोग भी हो गए तो फिर हम लोग क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि मेरा भी मन ही कर रहा है पढ़ाने का। अच्छा, बहुत लोग हैं जो लोग झेल सकते हैं आज ज्यादा, क्योंकि दिमाग पे लोड पड़ने वाला टॉपिक नहीं, आज क्रिटिकल टॉपिक चल रहा है। कल परसों थोड़ा वो इमेजिनेशन का चीज था, बहुत ज्यादा रिगोरसली समझना था। चलो भाई क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, सब लोगों को मजा ही आ रहा है। ठीक है।
वैसे एक चीज है कि कुछ लोगों को हम देख रहे हैं क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहे हैं, जैसे मैथ्स के, हाँ ठीक है, अब हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है, मैथ्स वगैरह क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसे हम कल देखे थे ग्रुप में, यशी का भी कुछ मैसेज आया था, बहुत दिनों बाद उसको देखिए कोई डाउट पूछ रही है, तो अच्छा है, क्वेश्चन सॉल्व करो सब लोग, और ग्रुप में पोस्ट करते जाओ, जिसको भी डाउट है फटाफट क्लियर करते जाओ। जो भी टॉपिक सॉल्व करना है, जहाँ का भी टॉपिक सॉल्व करना है ग्रुप में, उसके फोटो पोस्ट करो। डाउट सेशन के जस्ट पहले हम लोग उन सारे के सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके सारा का सारा डिस्कशन लाइव सेशन के टाइम पे ही करेंगे। जहां का टॉपिक डिस्कस करना है कर लो, जहां का क्वेश्चन डालना है डाल लो, ताकि उसी बहाने तुम लोग का रिवीजन हो जाए। मतलब मान लो कोई एक आदमी एसएचएम सॉल्व किया, कोई वर्क और एनर्जी सॉल्व किया, कोई वेव सॉल्व कर लिया, कोई केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट सॉल्व कर लिया, कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर, कोई केमिकल बॉन्डिंग, कोई गैसीय स्टेट, तो ऐसे रैंडम टॉपिक्स आएंगे तो डिस्कशन के टाइम एटलीस्ट वो रैंडम टॉपिक्स का रिवीजन हो जाएगा। तो हमको तो ये काफी अच्छा फॉर्मेट लगा है कि हम लोग, तुम लोग का नॉर्मल क्लास जब शुरू होगा भी तो भी ये डाउट डिस्कशन का सेशन चलाएंगे हम लोग, ताकि वीक में एक दिन तुम लोग का रैंडम टॉपिक का रिवीजन हो। कोई भी स्टूडेंट कोई भी टॉपिक रिवाइज कर सकता है। उस टाइम पे जब कॉमन क्वेश्चन चलेंगे, मतलब ट्राई करेंगे कि हम लोग एक घंटे में एटलीस्ट 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करें। तो अगर 25 से 30 क्वेश्चन रैंडम टॉपिक से क्वेश्चन होंगे तो तुम्हारा कंसेप्ट रिवाइज होता जाएगा। अगर तुमको उसमें कुछ कंफ्यूजन होगा भी तो डाउट डिस्कशन के बाद तुरंत उससे रिलेटेड टॉपिक एक बार देख लेना, ताकि वो पार्ट अपने आप रिवाइज हो जाए। तो ये रिवीजन के लिए हम लोग ये काफी अच्छा टूल रहेगा, हम लोग का रिवीजन चलेगा। बाकी एक चीज सुना ही होगा तुम लोगों ने कि शायद से जेई मेंस एडवांस वगैरह सब अभी जून जुलाई में करने की बात चल रही है, बट ज्यादा क्लियरली ये नोटिस आया है कि जब सरकार का लॉकडाउन कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, तब उसके बाद ही जेई जेई का और नीट का वो डेट अनाउंस किया जाएगा। तो अभी कुछ मालूम नहीं है, हो सकता है कि पूरा का पूरा जो सेमेस्टर सिस्टम है जो जुलाई से शुरू होता था वो सितंबर से शुरू होना शुरू हो जाए। पूरा का पूरा हम लोग का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब तुम लोग अगर जो मार्च में ये एग्जाम होता है थोड़ा नॉर्मल मौसम में, उसकी जगह पे जून के गर्मी में एग्जाम होगा तुम्हारा, मजा ही आ जाएगा तुम लोगों को। गर्मी में, गर्मी में पसीना छूटेगा तुम लोग एग्जाम में पेपर लिखते लिखते। क्योंकि 11th का 10th क्लास का रिजल्ट निकला नहीं है, तो इसीलिए 11th क्लास का शेड्यूल जो है वो शुरू हो नहीं पा रहा। तो एग्जैक्टली पता नहीं है सेशन एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, देखते हैं कैसा नोटिस रहता है। चलो भाई, नोट कर लिया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे एक तो ये स्ट्रक्चर जैसे दे रखा था, तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग एक ही एग्जांपल ले लेते हैं, एच डी और टी। मतलब तो मालूम ही होगा, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम, तो आंसर भी मालूम ही होगा। मास नंबर सबसे हाईएस्ट ट्रिटियम में, फिर ड्यूटेरियम में, फिर उसके बाद हाइड्रोजन में। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ट्रिटियम का, फिर ड्यूटेरियम का, और फिर हाइड्रोजन वाले पार्ट का, ठीक है। उसके बाद जो सूडो स्ट्रक्चर था उस चीज को मेंशन करता है। तो पहले जैसे सूडो स्ट्रक्चर को समझ लेना कि उसका मतलब क्या है। जैसे मान लो ऐसा दे रखा, ए डबल बॉन्ड बी, तो एक सेकंड रुक जाओ। मान लो ये स्ट्रक्चर दे रखा, ए डबल बॉन्ड बी। तो हम लोग के पास जब एक अनसैचुरेशन है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, बेसिकली पाई बॉन्ड है, तो हम लोग इसका डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं करेंगे। कर भी सकते हो, जो रिलेटिव कंपैरिजन में बताया फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से, उससे काम कर सकते हैं। जैसे मान लो एक सवाल दे रखा, COH और CHO, तो अगर ये दो सवाल में कंपैरिजन करना है तो हम डायरेक्टली भी कर देंगे, हमको सूडो स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे C डबल बॉन्ड O OH, दूसरे वाले केस में C डबल बॉन्ड O H। तो एक चीज देख के मालूम पड़ रहा होगा कि डिफरेंस कहाँ पे है। तो C डबल बॉन्ड O तो दोनों में सेम है, डिफरेंस कहाँ पे है, तो उसके आगे ऑक्सीजन है, उसके आगे H है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जहाँ पे है, केवल उसके आगे के पार्ट को देखो, उसके पीछे का पार्ट कॉमन है तो कॉमन इफेक्ट डालेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है, तो ये पूरा जो ग्रुप है इसका प्रायोरिटी हायर हो जाएगा, CHO का प्रायोरिटी बाद में होगा। ऑल दो इसमें पाई बॉन्ड्स हैं, लेकिन उसके बिना भी अपना काम हो जा रहा है। मतलब पाई बॉन्ड्स की अपने को एक डिटेल स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी अपना काम चल जा रहा है, तो इसलिए हम लोग आराम से उसके बिना भी काम कर लेंगे। लेकिन वो स्ट्रक्चर्स बनाने आना चाहिए। तो स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट ऐसा बनाते हैं हम लोग, जैसे मान लो सूडो स्ट्रक्चर बनाना है, तो ए डबल बॉन्ड बी दे रखा, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते वक्त सूडो स्ट्रक्चर में ऐसा कंसिडर करते हैं हम लोग कि जितने हम लोग के पाई बॉन्ड्स थे उसको उतने ही सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। जैसे मान लो इस स्ट्रक्चर को कंसिडर करें, तो अपने पास ए एटम है और उससे
बी एटम अटैच्ड है डबल बॉन्ड से, मतलब यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। तो जो सिग्मा बॉन्ड है उसको एज इट इज रख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो सिग्मा बॉन्ड जैसा था वैसे छोड़ दिया। जो पाई बॉन्ड है उस पाई बॉन्ड को एक सिग्मा बॉन्ड के जैसा कंसिडर कर लो। तो जैसे ए वाले पार्ट पे एक पाई बॉन्ड है तो बी पे भी एक पाई बॉन्ड है, तो ए वाले पार्ट पे उसी के इक्विवेलेंट हम लोग एक सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। तो बी वाले का भी पाई बॉन्ड वाला पार्ट हम लोग हटा रहे हैं तो उसमें भी एक इक्विवेलेंट सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। मतलब ए और बी के बीच में जो पाई बॉन्ड था उन दोनों को ब्रेक करके एक एक सिग्मा बॉन्ड के जैसा कंसिडर कर लिया। तो इससे होगा क्या कि ए वाला पार्ट पाई बॉन्ड से बी से अटैच था, तो जो हम लोगों ने नया सिग्मा बॉन्ड बनाया है, मान लीजिए ब्लू वाला सिग्मा बॉन्ड बनाया है, इस पे ए वाला पार्ट अगर पाई बॉन्ड से बी से अटैच था तो सिग्मा बॉन्ड पे बी को ही कंसिडर करेंगे हम लोग, और बी वाला पार्ट पाई बॉन्ड से ए से अटैच था तो सिग्मा बॉन्ड पे हम लोग ए को ही कंसिडर करेंगे। तो हम लोग का ये सूडो स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा। मान लो ये स्ट्रक्चर होता अगर ए ट्रिपल बॉन्ड बी, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है, तो अगर एक सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा को वैसे ही छोड़ दिया ए और बी। अब ए पे दो पाई बॉन्ड से, अगर दो पाई बॉन्ड्स है तो उससे दो सिग्मा बॉन्ड बना दिया, तो बी पे भी दो पाई बॉन्ड से तो बी पे भी दो सिग्मा बॉन्ड बना दिया, और ए वाले पार्ट से बी वाला पार्ट पाई बॉन्ड से अटैच था तो इस सिग्मा बॉन्ड वाले पार्ट पे हम लोग आराम से बी को मेंशन कर देंगे, और बी वाले पार्ट से ए अटैच था तो सिग्मा बॉन्ड वाले पार्ट पे ए को मेंशन कर देंगे। लेकिन एक्चुअल में इतना डिटेल स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब जो बी एटम है वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हम केवल इतने से काम करेंगे, ए से बी सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड है और ए पे जो भी हम लोग इक्विवेलेंट सिग्मा बॉन्ड डाले केवल उसको मेंशन कर दिया, तो मेरा इतने से काम हो जाएगा पहले वाले केस में। और दूसरे वाले केस को अगर लेते हैं तो ए वाले पार्ट से बी एक सिग्मा बॉन्ड पर अटैच्ड है और पाई बॉन्ड को ब्रेक करके सिग्मा बॉन्ड में डाले, मेरा इतने स्ट्रक्चर से काम हो जाएगा। तो इसमें जैसे बी के ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने की जरूरत नहीं है, केवल ए वाले पार्ट के ग्रुप्स को बनाना, उतने से ही काम हो जाएगा। तो इतने में हम लोग सूडो स्ट्रक्चर आराम से बनाते हुए काम कर सकते हैं। अगर किसी को इस स्ट्रक्चर में डिफिकल्टी है तो पूछ लो। सर एक बार बता दीजिए ना, डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। अरे यार, चलो ध्यान दो। अच्छा ठीक है, बाकी लोग नोट करो। तो सुमन तू बता, तेरे को डायग्राम देख के क्या समझ में आ रहा है, स्क्रीन देख के क्या क्या समझ में आ रहा है? कुछ नहीं सर। अरे कुछ तो डंडा उंडा दिख रहा है, इधर इधर एक डंडा, उधर दो डंडा, ऐसा डंडा हाँ, वैसा डंडा, तो क्या समझ में आ रहा है, तो क्या सोच पा रहा है? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ, मैंने तो हम मेरा बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, हमको तो कुछ समझ नहीं आया सीआईपी। अब नहीं आया तो फिर एक काम करना, फिर डिस्कनेक्ट हो जा रहा है तो रिकॉर्डिंग देख लेना, आज शाम में मतलब अपलोड कर देंगे, इसका तो ऑप्शन नहीं है कुछ भी। बाकी लोगों को तो समझ आ रहा है। तो सीआईपी तुमको पूरा ही नहीं समझ में आया तो इसको समझ के क्या कर लेगा, छोड़ो फिर और क्या। आ मछली रहा था थोड़ा मछली थोड़ा। तो चलो ध्यान दो। पहले आज वाले इतना केस तक में जो, रहने दीजिए ना सर। नहीं भाई पढ़ा देंगे आज हम। पहले वाले केस में डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो उसके सूडो स्ट्रक्चर में जो पाई बॉन्ड है उसके इक्विवेलेंट हम लोग एक सिग्मा बॉन्ड मान लेते हैं। तो जैसे ए वाले पार्ट में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है बी के साथ, तो ए के साथ जो सिग्मा बॉन्ड है उसको वैसे ही छोड़ दिया, जो पाई बॉन्ड है उसको एज अ सिग्मा बॉन्ड रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसीलिए हम लोग एक एक्स्ट्रा बॉन्ड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना दिया है। तो जो डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड था उसमें से पाई बॉन्ड को हम लोग सिग्मा के जैसा रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलर टाइप से बी वाला पार्ट भी एक पाई बॉन्ड बना रखा है ए के साथ, तो बी पे भी एक इक्विवेलेंट सिग्मा बॉन्ड डाल देंगे। और ए पे पाई बॉन्ड से बी अटैच था, तो जो हम लोग सिग्मा बॉन्ड बनाए इक्विवेलेंट उस पे हम लोग बी को डाल दिए, और बी से उस पाई बॉन्ड पे गिवन स्ट्रक्चर में बी से पाई बॉन्ड पे ए अटैच था, तो इस सिग्मा बॉन्ड पे हम लोग जो इक्विवेलेंट सिग्मा बॉन्ड बनाए उस चीज पे हम लोग ए को डाल देंगे। तो नीचे वाले स्ट्रक्चर में सिमिलर टाइप से है कि एक सिग्मा है और तीन पाई बॉन्ड है, सॉरी दो पाई बॉन्ड है, तो जो सिग्मा बॉन्ड है उसको वैसे ही रहने दिया, और ए पे जो दो पाई बॉन्ड था इसके बदले में दो सिग्मा बॉन्ड डाल दिए, तो एक सिग्मा बॉन्ड ऊपर एक सिग्मा बॉन्ड नीचे डाल दिया, और ए से बी अटैच था पाई बॉन्ड पे, तो उस पाई बॉन्ड की जगह पे हम लोग जो सिग्मा बॉन्ड बनाए उस पे हम लोग बी को डाल दिए। सिमिलर टाइप से जो बी है वो एक सिग्मा बॉन्ड तो बना ही रखा था, जो पाई बॉन्ड बनाया था उसकी जगह पे दो सिग्मा बॉन्ड डाले,
जिसपे हम लोग ए वाले पार्ट को अटैच करके ग्रुप बना रखे हैं। ठीक है, बताओ इसमें समझ आया थोड़ा? हाँ समझ तो है, लेकिन करने का फायदा? मन कर रहा है, ऐसे ही मजे कर रहे हैं हम लोग। हर चीज का फायदा नुकसान थोड़े ना होता है, तो क्या कर रहा है, पढ़ाई क्यों कर रहा है, इसका फायदा? आईआईटी अच्छा, आईआईटी जाके क्या कर ले, उसका फायदा? पैकेज। अच्छा वाह, कोरोना वायरस में कोई पैकेज काम नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं, सब मोह माया है। पैकेज? अबे सर जिंदगी आप में भी आईआईटी गया नहीं और पैकेज का सोच करके बैठ गया, वाह सही है। बड़ा सोचते हैं। कौन सा आईआईटी सोच लिया बे? आईआईटी बोकारो? नहीं सर, तो आईआईटी बी से ही है। अच्छा सही है, भुवनेश्वर? नहीं सर, शॉर्ट है वो सिटी अच्छा का नाम। चलो चलो, बढ़िया है भाई। बाकी लोग नोट कर लिए इस चीज को? छापो छापो, जल्दी छापो। जो लोग रोबोट की आवाज में बोलते हो, नो सर बोलते, यस सर बोलते, समझ ही नहीं आता है। चलो भाई ध्यान दो, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 अगर है तो 5 को कंपैरिजन करने के लिए ऐसा कंसिडर कर सकते थे। 5 नंबर में COH दे रखा था और CHO दे रखा था। तो अगर इसका सूडो स्ट्रक्चर बनाना होता, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है तो सूडो स्ट्रक्चर तो बनाना ही होता, लेकिन उसके बिना भी काम हो जाता मेरा तो, बट जब जरूरत पड़ेगा तो बनाने तो आना चाहिए। तो जैसे कार्बन पे एक OH है, तो जो ग्रुप सिग्मा बॉन्ड पे, उसे तो छोड़ नहीं सकते, मतलब उसको तो कुछ नहीं करना है, उसको वैसे ही छोड़ देना है। तो OH को छोड़ दिया, और जो ऊपर ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन वाला पार्ट एक पाई बॉन्ड के साथ अटैच्ड है। तो पहले तो सिग्मा बॉन्ड पे ऑक्सीजन डाले, ठीक है, और जो एक पाई बॉन्ड था उसके इक्विवेलेंट हम लोग एक सिग्मा बॉन्ड को डाल दिया। तो यहाँ से हम लोग का एक स्ट्रक्चर निकल के आ गया। सिमिलर टाइप से दूसरे स्ट्रक्चर में जो H है उसमें तो सिंगल बॉन्ड, उसको छोड़ दिया। जो डबल बॉन्ड है उसमें सिग्मा बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन को डाले, उसके अलावा जो पाई बॉन्ड था उसके इक्विवेलेंट हम लोग एक सिग्मा बॉन्ड वाले पार्ट को कंसिडर कर लिए। तो इतने सूडो स्ट्रक्चर्स अपना कंपैरिजन मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, क्योंकि हाँ बोलो। पहला वाला में ऑक्सीजन ऑक्सीजन से फिर एक कार्बन नहीं अटैच होगा? अरे चपंडुक आदमी, अभी बोला था ना कि इतने स्ट्रक्चर से काम हो जाएगा अपना, अच्छा हाँ, या फिर इतने ये स्ट्रक्चर से काम हो जाएगा। काहे एक्स्ट्रा मेहनत करना चाह रहा है, आलसी बनो भाई, आलसी बनो। सर कंफर्म करें। हाँ होगा, एक्चुअल स्ट्रक्चर वही होगा, बट हम लोगों को नहीं करना उतना। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो जैसे यहाँ कार्बन के ऊपर 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, तो पहला बॉन्डेड एटम दोनों में कार्बन है, काम नहीं कर सकते। फिर सेकंड बॉन्डेड एटम पे गए, तीनों में ऑक्सीजन दे रखा, तो कोई भी एक ऑक्सीजन को ले लिया। तो दूसरे में 2 पे ऑक्सीजन से और एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन है। तो प्रॉब्लम यह है कि पहले वाले में जो सेकंड बॉन्डेड एटम है उधर ऑक्सीजन दिख रहा है, दूसरे में भी दिख रहा है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक ऑक्सीजन कॉमन था तो इसको छोड़ दिया, दूसरा ऑक्सीजन कॉमन था इसको भी छोड़ दिया, तीसरा एक यहाँ ऑक्सीजन है जबकि दूसरे में H है। तो यहाँ से कंपैरिजन कर लेते हैं, बेसिकली हम लोग को तो डिफरेंस का पॉइंट चाहिए। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, तो हायर प्रायोरिटी दूसरे वाले ग्रुप का, सेकंड हायर प्रायोरिटी आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। अगर यहाँ तक का पार्ट बुझा गया होगा तो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके देखो खुद से, ठीक है, उसके बाद हम लोग उनका डिस्कशंस करेंगे और फिर आज का टॉपिक खत्म करेंगे। 2 3 ही 4 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे।
ये 4 क्वेश्चंस हैं, इन 4 क्वेश्चंस को ट्राई करो। मोस्टली अपना सवाल इसी फॉर्मेट का रहेगा और आज तुम लोग को एक वर्कशीट भी मिल जाएगा, उस वर्कशीट को भी ट्राई करना होगा। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दे ऐसा? सर एक काम करो, पहले क्वेश्चन नोट कर लेने दो सबको, उसके बाद ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे, ठीक है? यस क्वेश्चन छाप लो। और क्वेश्चन नोट कर लिया तो वैभव देख लो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 ना बोलो भाई, कोई डाउट है तो पूछ सकता है इसमें। हाँ नहीं हाँ, तो सर, इसका रखा है सुमन और सौम्या। बताओ इस समय क्या हो गया? डन। अच्छा सॉल्व कर लिया, बढ़िया भाई। हो गया। यस सर। ओके कूल। सॉल्व अरे तेज लोग है भाई इधर। आईआईटी बॉम्बे के लिए तगड़ा कंपटीशन है। गजब स्पीड से सब सॉल्व कर रहे हैं भाई। किशन तो अभी क्लास करने आया है, ये पहले से कर रहा है। है किशन? यस सर, पहले से क्लास करा कि अभी कर रहा है? पहले से कर रहा था। वो दिखाई नहीं दिया, हमको लगा सो गया था। चलो भाई डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। पहले वाले केस में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ओएच ग्रुप का होना चाहिए। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं हम लोग। अरे इतना जूम हो गया क्या? पहले वाले केस में जो OH है वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा, फिर उसके बाद सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी CH2OH और थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी बीच वाला ग्रुप होना चाहिए। जिसको भी डाउट होगा बोल सकता है क्वेश्चन नंबर 1 में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट में, मतलब बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6, 7 नंबर वाले पार्ट में जो थर्ड ग्रुप है हाईएस्ट प्रायोरिटी, सेकंड ग्रुप सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट ग्रुप थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 वाले पार्ट में जो सेकंड ग्रुप है वो फर्स्ट प्रायोरिटी, जो फर्स्ट ग्रुप है वो सेकंड प्रायोरिटी। और फोर्थ वाले केस में, मतलब 9th नंबर वाले केस में C ट्रिपल बॉन्ड CH फर्स्ट प्रायोरिटी, CH डबल बॉन्ड CH2 सेकंड प्रायोरिटी। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। 7 क्वेश्चन नंबर 7 वाला पार्ट देखो भाई। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखो पहले। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में किसको डाउट है क्वेश्चन नंबर 7 में, वो माइक्रोफोन अनम्यूट कर सकता है। अरमान। हाँ जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देख अरमान, तो इसमें CH2 है पहला, है ना? तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इस पे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और इसको प्रायोरिटी को मिटा रहे हैं थोड़ा। हाँ। दूसरे वाले केस में कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हो गया। अच्छा बोलने से पहले ही हो गया, बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 में किसको डाउट था? हमको मत बोला करो, हमको यहाँ पे बहुत से रिलेटिव टर्म हो जाएगा, एब्सर्ड टर्म हो जाएगा। हमको डाउट है, मोहन को डाउट है। चलो भाई ध्यान दो।
पहले वाले केस में जैसे COH है और दूसरे वाले केस में CH2Br है, तो यहाँ पे अब हम लोग को कंपैरिजन करना है तो बिना सूडो स्ट्रक्चर बनाए हुए काम नहीं कर सकते, क्योंकि पहले डबल बॉन्ड है और अगर डबल बॉन्ड है और दूसरे में कहीं डबल बॉन्ड नहीं है तो सूडो स्ट्रक्चर चाहिए होगा। तो अभी जस्ट मेंशन किया था, जैसे OH को छोड़ दिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले पार्ट पे एक सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन डाले और जो पाई बॉन्ड था उसके इक्विवेलेंट एक और हम लोग सिग्मा बॉन्ड डाले। कहीं कहीं पे उसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर भी दे रखा होता है, ऐसा ना कि सूडो स्ट्रक्चर के जगह पे उसका एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बेसिकली पाई बॉन्ड के इक्विवेलेंट एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं हम लोग। दूसरे वाले केस में H और Br है, तो पहला एटम तो दोनों में सेम दिख रहा, कंपैरिजन नहीं कर सकते। दूसरे एटम पे तीनों ऑक्सीजन है, तो सेकेंड एटम में हम लोग ऑक्सीजन ले लेंगे पहले वाले स्ट्रक्चर में, जबकि दूसरे वाले केस में 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ब्रोमीन है। तो दूसरे एटम पे ब्रोमीन वाला पार्ट का एटॉमिक नंबर सबसे हाईएस्ट है, मतलब सेकंड वाले ग्रुप में कंपैरिजन करने के लिए हम लोग ब्रोमीन को कंसिडर करेंगे, और ऑक्सीजन ब्रोमीन में ज्यादा एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का होता है, तो इसका प्रायोरिटी CH2Br वाले पार्ट का हायर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, यहाँ तक का पार्ट अगर समझ में आ गया है तब तो फिर नेक्स्ट लेक्चर, उसके बाद का लेक्चर तो बड़ा सिंपल टाइप का है और फिर मजा आना शुरू होगा। थ्योरेटिकल टाइप के टॉपिक्स होंगे, रिलेशन निकालना है, RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, मतलब बेसिकली मजा करना है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक रहेगा। इन टॉपिक्स के ऊपर जो आज प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, उसके अलावा जो प्रायोरिटी रूल वाला पार्ट है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग होमवर्क में देख लेते हैं। जैसे शायद से तुम्हारे पास बुकलेट तो होगा, ऋषभ तुम्हारे पास शायद बुकलेट नहीं है ना? नहीं है। चलो ठीक है, तुमको बुकलेट व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे या फिर टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, उसको देख लेना। मेरे पास भी नहीं है सर। तो कौन से जमाने से आया है? व्हाट्सएप में सबको बुकलेट सेंड करे, तुम्हारे पास बुकलेट काहे नहीं पहुंचता है? मछली खाएगा, फास्ट होगा। नहीं मिला था व्हाट्सएप में। तो टेलीग्राम पे भी शेयर किया भाई, दूसरे लोगों से पूछ लिया करो, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है। कहाँ है भाई स्टीरियो केमिस्ट्री? स्टीरियो आइसोमरिज्म होमवर्क तो तुम लोगों को दिया था, उसमें A1 से A9 तक। या ठीक है, हम अपने सिस्टम पे देख लेते हैं, एक सेकंड रुको। होमवर्क नोट कर लेना, ठीक है? जो जो क्वेश्चंस बोल रहे हैं होमवर्क को नोट कर लेना। हम सिस्टम पे देख के क्वेश्चंस बोल रहे हैं तुम लोगों को। इंजीनियरिंग में, केमिस्ट्री में स्टीरियो आइसोमरिज्म, हाँ, इसमें A1 से लेके A9 तक तो होमवर्क दिया था। अच्छा, बोला भी था कि इसको डाउट होगा पूछना, डिस्कशन तो किए नहीं। चलो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर और भी कुछ शायद होमवर्क दिया था इसमें बाद में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, अरे हाँ, ये भी दिया था भाई होमवर्क। अरे सुमन, ये सब होमवर्क नहीं किया तू? कायरल कार्बन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया था? नहीं सर, नहीं सर, मतलब उस दिन भी हमको बुकलेट तेरे मिल को ही याद नहीं नहीं रहा आया? था। बुकलेट नहीं मिला पूरा तो सो व्हाट्सएप और टेलीग्राम अरे भाई दोनों खोज साहब, लिए, नहीं मिला दोनों में। आदर्श से मांग लेता। मतलब जुगाड़ चाहिए होता है, ठीक है? जिंदगी में जुगाड़ नहीं है ना तो कोई फायदा नहीं है जिंदगी जीने का। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर D1 तो शायद दे दिया था होमवर्क, जहां तक हमको ध्यान है। D2 दे दिया था, D3 दे दिया था, D4 दे दिया था, D5 दे दिया था और बोला था इसका डिस्कशन करेंगे, शायद ये लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था। फिर उसके बाद D6 शायद नहीं दिया था। हाँ, D6 अभी भी ट्राई नहीं करना है। D7 नहीं ट्राई करना है। फिशर प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट नहीं ट्राई करना है, नहीं ट्राई करना है। D11 दे दिया था तुम लोगों को शायद। फिर उसके बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए कंसिडरेशन कुछ दिए थे। E2, क्वेश्चन नंबर E2 नोट करते जाओ, अगर नहीं भी दिया था तो भी नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर E2 दे दिए थे। अच्छा, E3 दे चुके थे, E3 हाँ। E4 भी दे चुके होंगे, E5 भी दे चुके होंगे। यस सर। ओके, फिर उसके बाद E11 दे चुके होंगे। यस सर। यस सर। ओके, उसके बाद तो अभी थोड़ा भारी सवाल है, ये सब भारी तो नहीं, तो अभी पढ़े ही नहीं है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टीरियो वाला भी नीचे है। उसके बाद सब्जेक्टिव में शायद से कुछ होमवर्क दिया था तुम लोग, है ना? सब्जेक्टिव में होमवर्क दिया था। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क दिया था। नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 दिया था, क्वेश्चन नंबर हाँ उसके बाद 8 दिया था, 12, 13, 14 दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई कर लेना। उसमें कन्वर्ट द फिशर प्रोजेक्शन इनटू न्यूमैन प्रोजेक्शन बोला है, वो अपने काम का नहीं है, ठीक है? वो कन्वर्जन करके देखना, आज तरीका बताया था तुम लोग को, करके देख सकते हैं ट्राई करके, ताकि आगे हम लोग वापस इस चीज को डिस्कस करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में तो समझ में आएगा। बट उसमें ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है यही बताना है, तो उसके लिए कन्वर्जन करने की जरूरत है, जो हम लोग सीख चुके हैं इस चीज को, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 का केवल फर्स्ट और सेकंड पार्ट ट्राई करना। 24 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। उसके बाद ठीक है, अभी इतना ही क्वेश्चन ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। याद दिला देना भाई थोड़ा हमको क्वेश्चन का डिस्कशन करना है, और उसके बाद फिर हम लोग आरएस नोमेनक्लेचर वाले पार्ट पे जाएंगे। फिर एनेंटियोमर क्या होता है, डायस्टेरियोमर क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाले पार्ट में मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, इन सब चीजों का डिस्कशन करना शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में काफी ज्यादा टॉपिक आराम से डिस्कस होगा। वैसे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है तुम लोगों के लिए, नेक्स्ट वीक से शेड्यूल थोड़ा और चेंज हो रहा है। शेड्यूल में तुम्हारे 2-2 क्लास होगा, मतलब क्योंकि 2.5 घंटा लगातार केमिस्ट्री पढ़ना, मतलब पता नहीं कैसे तुम लोग झेल ले रहा है, हमको तो नहीं मालूम, बट हम रहते तो शायद हम ही नहीं झेल पाते खुद को, ठीक है? तो 2.5 घंटा केमिस्ट्री ज्यादा लंबा हो जा रहा है, तो इसलिए हम लोग क्लासेस का टाइम थोड़ा चेंज किए हैं। और हम लोग का गैप भी, जैसे क्लास होता है आधे घंटे का गैप होता है ताकि रूम चेंज हो जाए, तो उसकी वजह से हम लोग का काफी टाइम खराब हो रहा था। तो हम लोग उसका एक उपाय निकाले हैं, जैसे तुम लोग का नॉर्मल जो क्लासेस चलती है कि 4 घंटे का क्लास है तो उसमें 10 मिनट का ब्रेक है, तो यहाँ 4 घंटे का तो क्लास नहीं होगा, 3 घंटे का क्लास है, 3 से 6, और एक टीचर का क्लास 1 घंटे 25 मिनट का होगा, फिर 10 मिनट का ब्रेक होगा। टीचर अपना जगह चेंज कर लेंगे, मतलब रूम सेम रहेगा, तुमको रूम लीव नहीं करना है, बस तुम्हारा जो ये एक सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट के बीच का गैप है उसको हम लोग बस 10 मिनट का रखेंगे, और हम लोग बैच चेंज कर लेंगे। और हम लोग 11, 12 के जितने बैचेज है दोनों, उन दोनों को मर्ज करके ही काम कर रहे हैं, क्योंकि 60 स्टूडेंट्स हैं, आराम से क्लासेस कर रहे हैं जो लोग ऑनलाइन, कोई दिक्कत भी नहीं है आराम लोग क्लासेस लेने में। तो इसलिए मेरे हिसाब से हम लोग आराम से कंबाइंड बैच में ही चलेंगे अभी, ताकि हम लोग आराम से डाउट क्लासेस वगैरह, जो 12 के स्टूडेंट्स के पास आउट वाले हम लोग का डाउट क्लासेस वगैरह अरेंज कर पाए, क्योंकि टाइम टेबल में कोई जगह ही नहीं खाली हो पा रहा है जिसमें हम लोग क्लासेस ले पाए। तो इसीलिए थोड़ा उस चीज को ध्यान रखते हुए हम लोग क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा दिए 3 घंटे का, 10 मिनट का ब्रेक होगा, 1 घंटे 25 मिनट, 10 मिनट का ब्रेक, फिर 1 घंटे 25 मिनट। तो अपने शेड्यूल का थोड़ा ध्यान रखना। और तुम्हारा जो शेड्यूल है वो 6 दिन का क्लास नहीं रहेगा, क्योंकि 6 दिन बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो जाता है। तो होमवर्क तो तुम लोग को इस वीक से मिलना शुरू हो जाएगा। हम लोग ट्राई करेंगे कि पर डे एक एक असाइनमेंट दें, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का ट्राई करेंगे, कंफर्म नहीं बोल सकते। और हर एक असाइनमेंट में 30-30 क्वेश्चंस होंगे। तो तुम्हारे क्लास 11th के जितने टॉपिक्स हो चुके हैं उन टॉपिक्स के बेसिस पे केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन, मैथ्स में 30 क्वेश्चन, फिजिक्स में 30 क्वेश्चन, मतलब पर डे 90 क्वेश्चन होंगे जो तुमको सॉल्व करना है। पर डे अगर नहीं भी मिलता है तो एटलीस्ट 2 दिन में तो हम लोग ये क्वेश्चन देंगे ही देंगे, ताकि जो तुम्हारा जो डाउट डिस्कशन वाला जो हम लोग का वो है ग्रुप है, उसमें तुम लोग आराम से सारे के सारे डाउट्स पूछ पाओ, तुम्हारे पास क्वेश्चंस भी हो जिसको तुम लोग सॉल्व कर पाओ। क्योंकि तुम्हारे पास भी बहुत सारे लोग आए कि सर बुकलेट तो लेके आए नहीं थे, कहाँ से क्वेश्चन करे। तो जिनको भी इस तरह का प्रॉब्लम है उन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और हो सकता है फ्रीक्वेंसी हम लोग कम रखे, क्योंकि हम लोग को करेक्शन करने के साथ ही सारा का सारा चीज भेजना है। तो इसलिए नेक्स्ट वीक से तुम लोग को, नेक्स्ट वीक से क्या इसी वीक से तुम लोग को टेस्ट के बाद से तुरंत, अच्छा टेस्ट तो संडे को, नेक्स्ट वीक से हम लोग तुम लोग को असाइनमेंट देना शुरू कर देंगे। ट्राई करना सारे के सारे असाइनमेंट्स ट्राई करने के लिए, मतलब जितने क्वेश्चंस है उसको एटलीस्ट एक बार ट्राई करो। भारी सवाल है, आसान सवाल है, ट्राई करते जाओ। मतलब रैंडम क्वेश्चंस होंगे थोड़े, कुछ एक पार्टिकुलर टॉपिक का, कुछ दूसरा पार्टिकुलर टॉपिक का, मतलब एकदम सारे के सारे क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक पे नहीं होंगे,
लेकिन एक टॉपिक के 10 क्वेश्चन होंगे, दूसरे टॉपिक के 20 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, इस टाइप से हम लोग 3-4 टॉपिक्स एक एक असाइनमेंट में कवर करते चले जाएंगे ऐसे रैंडमली। तो इसलिए ध्यान रखना, नेक्स्ट वीक से तुम लोग को असाइनमेंट्स मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन एक्सटेंड होगा ही होगा, मालूम तो पड़ ही रहा है ऐसा। तो उसके इसमें कि तुम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्विंग वाला पार्ट आराम से चलता चले। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अभी के लिए टाटा बाय बाय। ये सब कोई डाउट है क्या? हाथ कोई खड़ा कर रखा है। आयुष राज, हाँ भी आयुष, कोई डाउट है क्या? आयुष नहीं सर, नहीं सर। गलती से हाथ खड़ा हो गया, अरे हाथ दर्द हो जाएगा वैसे। चलो ओके बाय।